आजकल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रही हूँ। नोबेल पुरस्कार विजेता कहानियों का एक संग्रह, एक किताब है ये। और इसमें अभी तक मैंने 5 कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन उन 5 में से एक अनातोले फ्रांस की बचपन, देहात और शहर में, उसमें से एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आज पढ़कर सुनाऊंगी। अनातोले फ्रांस एक बहुत बड़े मूर्धन्य साहित्यकार थे। उनका जन्म पेरिस में 16 अप्रैल 1844 में हुआ और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, कविताएं सब लिखा। और उनकी शुरुआती शिक्षा जो थी वो अपने पिता की किताबों की दुकान पर ही हुई। बाद में उन्होंने एक बॉयज़ कॉलेज में जाकर के अपने साहित्यिक शिक्षा को ग्रहण किया और 20 साल से ज़्यादा काम किया। और सन 1921 में उन्हें अपनी इस कहानी बचपन, देहात और शहर में, इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कहानी है एक लड़की फांसो की। फांसो की कहानी मैं पढ़ कर सुनाऊंगी क्योंकि याद नहीं है मुझे। तो इसमें अनातोले फ्रांस लिखते हैं, एक दिन सुबह सवेरे फांसो रेड राइडिंग हुड की तरह गांव के दूसरे छोर पर रह रही अपनी दादी से मिलने के लिए चल दी। लेकिन फांसो रेड राइडिंग हुड की तरह जंगल में बेरियां इकट्ठी करने के लिए नहीं रुकी। वह अपने रास्ते पर सीधी चलती रही। रास्ते में उसे कोई भेड़िया भी नहीं मिला जैसे रेड राइडिंग हुड को मिला था। दूर से उसने झोपड़ी के दरवाजे के आगे पत्थर की सीढ़ी पर बैठी अपनी दादी को देख लिया। बिना दांतों की, पिलपिले मुंह की मुस्कुराहट और पुराने अंगूर की बेल की तरह गांठों वाली सूखी बाहें अपनी नन्ही पोती से मिलने के लिए फैल गईं। फांसो को अपनी दादी के साथ समय बिताने में बहुत खुशी होती थी। उसको सबसे अच्छा लगता था जब वो अपनी दादी के साथ होती थी। उसकी दादी ज़िंदगी के इम्तिहान और मुसीबतों को ख़त्म कर चुकी थी। अब उनकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत और कोई इम्तिहान नहीं बचा था। अपने गर्म झोपड़े में झींगुर की तरह खुश रहती थी उसकी दादी। उसके बेटे की नन्ही बिटिया फांसो उसके बचपन की तस्वीर थी। वह उसको देखकर ही खुश हो जाती थी। दोनों के पास एक दूसरे के बात करने के लिए ढेर सारा खजाना था। एक अभी जिंदगी के सफ़र पर निकली ही थी, दूसरी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी। तुम हर रोज़ बड़ी होती जा रही हो, बूढ़ी दादी ने फांसो से कहा, और मैं हर रोज़ छोटी होती जा रही हूँ। तुम्हारा माथा चूमने के लिए अब मुझे झुकना भी नहीं पड़ता। मेरी प्यारी फांसो, बुढ़ापे से क्या फ़र्क पड़ता है। अपना बचपन तुम्हारे चेहरे पर गुलाब की तरह खिलता देखती रहती हूँ। फांसो ने 100वीं बार चिमनी के ऊपर कील पर टंगी हुई दादाजी की पुरानी गन, जिसे 30 साल पहले वहाँ उन्होंने खुद टांगा था, के बारे में दादी को बताने के लिए कहा। समय पंख लगाकर उड़ गया। दोपहर का खाना तैयार करने का वक्त आ गया। फांसो की दादी ने बुझ रही आग को जलाया और मिट्टी की काली प्लेट पर अंडों का ऑमलेट बनाया। फांसो को सारे संसार में अपनी दादी के बनाए हुए ऑमलेट से अच्छा कुछ भी नहीं लगता था। और जब उसकी दादी उसको ऑमलेट बनाकर खिलाती और कहानियाँ सुनाती तो फांसो के लिए वो जो समय था वो शायद उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था। फांसो ने कहा दादी से, मुझे उदास पक्षी ब्लू बर्ड की कहानी सुनाओ। दादी बताती हैं, एक दुष्ट परी ने द्वेष की भावना से एक सुंदर राजकुमार को ब्लू बर्ड बना दिया। टावर में कैद राजकुमारी ने दुखी होकर अपने पति के पक्षी होने की बात सुनी। देखा कि उसका पति लहूलुहान हालत में टावर के बाहर की खिड़की पर बैठा है। फांसो सोचती रही, आखिरकार बोली, दादी, क्या यह बात बहुत पहले की है, जब नीला पक्षी उस टावर पर उड़ जाता है जहां राजकुमारी कैद थी? दादी ने बताया, हाँ, यह बहुत पहले की बात है। उस समय पशु पक्षी बात कर सकते थे। फांसो बोली, उस समय तुम जवान थी? दादी हंसते हुए बोली, अरे उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो क्या तुम्हारे पैदा होने से पहले भी दुनिया थी? फांसो का इतना मासूम सवाल दादी को
चेहरे पर एक मुस्कुराहट छोड़ गया। दादी ने बोला कि ये लो कुछ ब्रेड के टुकड़े और मैदान में जाकर पक्षियों को खिला कर आओ। तो फांशो बाग में जाती है। दादी का बाग पेड़ पौधों से भरा हुआ है, वहाँ पे अनेक पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। वहाँ पर उसने एक ब्रेड का टुकड़ा उठाया और फेंक दिया। एक नन्हा सा पक्षी उसके पीछे आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। सभी पक्षी बहुत खूबसूरत थे और गाना गा रहे थे। पहले तो फांशो को समझ में नहीं आया कि वे उससे चाहते क्या हैं, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि ये सब ब्रेड खाने ही आए हैं। फांशो बहुत दयालु थी, उसने गाने के बदले में ब्रेड देने से इनकार नहीं किया। वह गांव की नन्ही बालिका थी। वह उनके सामने रोटी के टुकड़े फेंक रही थी। टुकड़े ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही पक्षी उसको लपक लेते थे। फांशो ने देखा कि सभी पक्षियों का व्यवहार एक जैसा नहीं था। कुछ पक्षी उसके पैरों के इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठे थे। अपनी चोंच खोले टुकड़ा गिरने से पहले ही वो टुकड़े को लपक लेते थे। वे दार्शनिक थे। कुछ ने उसके इर्द गिर्द चुस्ती के साथ पंख फड़फड़ाकर घेरा बना रखा था। उसने एक नन्हे चोर को अपने ब्रेड के टुकड़े में बेशर्मी से लपक कर चोंच मारते भी देखा। वह ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े सबके सामने डालती रही, लेकिन सबको खाने को नहीं मिला। फांशो ने देखा निडर और चालाक पक्षियों ने दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। यह ठीक नहीं है, उसने उन पक्षियों से कहा। प्रत्येक को अपनी बारी आने पर ही लेना चाहिए वो टुकड़ा। उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं। सच्चाई और न्याय की बात कोई नहीं सुनता। उसने कमज़ोर की मदद और डरपोक को हिम्मत बंधाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कमज़ोर पक्षी की कीमत पर बड़े मोटे पक्षी पेट भर रहे थे। इससे उसको कष्ट हुआ। वह एक सीधी सच्ची बालिका थी। वह नहीं जानती थी कि संसार का भी यही नियम है। तो इस अनुभव के माध्यम से जो फांशो थी, उसने एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख ली कि यहाँ पर जो अवसरवादी लोग होते हैं, जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली प्रूव कर देते हैं, वही मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं। तो हम बच्चों को अगर ज़िंदगी में ऐसे अनुभव खुद से लेने के लिए मौके देते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी सीखों को बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। शायद अनातोले फ्रांस अपनी इस कहानी के माध्यम से यही सीख देना चाहते हों। तो ये एक बड़ी सी कहानी का एक छोटा सा पोर्शन है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने पढ़कर सुनाया।